सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने में महीने 2 महीने का समय बचा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसे करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की दृष्टि से काफी मजबूत मानी जाती है और साथ ही प्रदेश में अभी उसकी सरकार भी है, पिछले 3-4 महीनों से काफी ज्यादा कवायद कर रही है। अभी सत्ता के माध्यम से विकास पर्व का आयोजन किया गया। गजब के तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे हुए, जबरदस्त जनसमूह रहा, तमाम घोषणाएं, तमाम लोकार्पण, तमाम भूमि पूजन हिस्सा हुए। अब बारी संगठन की है, तो भारतीय जनता पार्टी अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा पहले भी निकलती थी, लेकिन वो जन आशीर्वाद यात्रा शिवराज सिंह चौहान की निकलती थी। शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद लेते थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियां है, बदली हुई रणनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल तो रही है, पर शिवराज सिंह चौहान के भरोसे नहीं, बल्कि तमाम नेताओं के भरोसे निकाल रही है। 5 जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा एक साथ निकालने की तैयारी है। शुरुआत 3 तारीख को विंध्य से होगी, जहां भगवान राम ने वनवास काल का कुछ समय काटा था, उस चित्रकूट से यात्रा के हरी झंडी दिखाने के लिए अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके बाद 4 और स्थान है बारी बारी से जहां से ये यात्रा निकलेगी। लगभग 10,000 किलोमीटर इस यात्रा के माध्यम से वोटर तक पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश और उससे आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा है। पर क्या वाकई आशीर्वाद मिल पाएगा, इस यात्रा के माध्यम से जानने में दिलचस्पी है। इसी पर हम बात करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन मेहमानों से आपका परिचय कराए उससे पहले देखेंगे वो खास रिपोर्ट जो इस मसले पर हमारे साथियों ने तैयार की। 2023 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज 3 सितंबर से होने जा रहा है। इस बार यात्रा का स्वरूप बदला गया है। इस बार एक नहीं, एक साथ 5 यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली जन आशीर्वाद यात्रा विंध्य के चित्रकूट से निकलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी यात्रा महाकौशल के मंडला से 5 सितंबर को प्रारंभ होगी। दूसरी यात्रा को भी अमित शाह करेंगे रवाना। तीसरी यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से 4 सितंबर से शुरू होगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा को करेंगे रवाना। चौथी यात्रा उज्जैन संभाग के नीमच से 4 सितंबर को शुरू होगी। चौथी यात्रा को भी राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। 5वीं यात्रा ग्वालियर चंबल के श्योपुर से 6 सितंबर को शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। जन आशीर्वाद यात्राएं 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। यात्रा के दौरान 678 रथ सभाएं और 211 बड़ी सभाएं होंगी। 25 सितंबर को भोपाल में होगा यात्राओं का समापन। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में खत्म होगी यात्रा। बीजेपी का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। कमलनाथ ने यात्रा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिसका स्वागत मध्य प्रदेश की जनता ने पत्थर फेंक कर किया था। इस बार दिल्ली के शाहों ने खुद ही यात्रा को 5 हिस्सों में बांटकर इसका पंचनामा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो साहस के साथ 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं करेगी, 210 विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श करेगी और जनता के बीच जाएगी कि हमने क्या सेवा कार्य इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया, उनको जनता के सामने रखेगी और आशीर्वाद मांगेगी। कांग्रेस कहाँ है? ट्विटर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खंड खंड पाखंड जो भाजपा का है वो इन यात्राओं के माध्यम से निकलेगा और जनता जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद दे देती है। अगर भाजपा ने काम किए होते तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं होती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को 5 यात्राओं का समागम भोपाल में होगा और इस दौरान कार्यकर्ता महाकुंभ भी होगा, जिसमें 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में उन्हें जरूर मिलेगा और 2023 में फिर से सिंहासन का रण जीतकर बीजेपी सत्ता के शिखर पर काबिज होने में कामयाब रहेगी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जन आशीर्वाद के लिए निकल रहे हैं, क्या जनादेश में तब्दील कर पाएंगे, ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। मदद करने के लिए हमारे साथ में आशीष शर्मा जी हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, विधायक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इन दोनों के बीच
तटस्थ राय देने के लिए संदीप पौराणिक हमारे साथ हैं। शुरुआत आशीष जी से ही करते हैं। क्या हो गया आशीष जी, शिवराज जी को छोड़ अब 5-5 जगह से यात्रा, चेहरे पे भरोसा नहीं, नेता पे भरोसा नहीं, या जनता पे भरोसा नहीं। अब तक तो शिवराज जी निकलते तो उसी से काम चल जाता था, क्या हो गया इतना टुकड़ों टुकड़ों में? देखिए, ये पार्टी की रणनीति है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न जिलों में जा ही रहे हैं। अभी तक लगभग उनका 20 के आसपास जिलों में कार्यक्रम हो चुका है, जहां वो जन दर्शन भी कर रहे हैं, विकास योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण भी कर रहे हैं। और चूंकि अब चुनाव में 1 से 1.5 महीने का समय आचार संहिता लगने के पहले बचा है, इसलिए पूरे प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों तक यात्राएं निकल जाए, हमारा संदेश जन जन तक पहुंच जाए। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से हम यात्राएं निकालकर उसको भोपाल में लाकर समाहित करेंगे। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि किसी नेता पर विश्वास नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारी सरकार के मुखिया है, प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन काम को बांटने की दृष्टि से और अधिक क्षेत्रों तक हमारा संदेश स्पर्श हो जाए, इसलिए 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों तक इस 20 दिन के समय में हमारी यात्राएं निकली। मेरे 2 सवाल हैं आपसे आशीष जी, इसका उत्तर लेंगे फिर रविंद्र जी के पास चलेंगे। आपने कहा समय कम बचा है चुनाव के लिए, अब 1-1.5 महीने का समय बचा है, पर सवाल तो इस बात का है कि चुनाव कब होने हैं, ये तो आपको 5 साल पहले से पता था कि चुनाव कब होने हैं। तो क्या इस बार संगठन तैयार नहीं रहा? जिस तरीके से मैदान पे तैयारी चाहिए थी, इसलिए लेट हो गए। सरकार तो तैयार रही तो अपने कार्यक्रम करती रही, संगठन ने ठीक से तैयारी नहीं की, इसलिए ऐसी आपाधापी है। एक सवाल। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसा तो नहीं बाकी नेता जो घर बैठ गए थे उनके अंदर हसरत पैदा करने, भाई तुम्हारे लिए भी कुछ हो सकता है चुनाव के बाद, इसलिए सबको काम पे लगाना है, इसलिए 5 टुकड़ों में बांट दी यात्रा, सब काम पे लग जाए, सब काम पर आ जाए, और जो नाराजगी के स्वर इधर उधर से आते हैं वो बंद हो जाए, तो थोड़ा रोशनी मिले आशीष जी। तो फिर रविंद्र जी के पास चलें आपके नजरिए पर, उनका नजरिया जानने के लिए। देखिए, किसी प्रकार की आपाधापी नहीं है। हमने अभी पहले ही बूथ की हमारी समितियां गठित की हैं। बूथ पर पूरे मध्य प्रदेश के 64,000 बूथों पर हमारे लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे मंत्री हो, हमारे विधायक हो, हमारे नेतागण, लगातार हमने विधानसभा सम्मेलन किए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने विधानसभा सम्मेलन किया, बूथ स्तर की बैठकें की। इसलिए हमारी संगठन की गतिविधियां लगातार पिछले वर्ष भर से चल रही। जहां तक बात है जन आशीर्वाद यात्रा की, तो जन आशीर्वाद यात्रा हर बार निकल, और स्वाभाविक है चुनाव के इतने बड़े अभियान में लगने के लिए सभी की आवश्यकता है ही। सभी कार्यकर्ता हर बार लगते भी हैं, चाहे केंद्रीय नेता हो, प्रदेश के नेता हो, जिले के नेता हो, विधानसभा स्तर के नेता हो, ये सब लोग लगते हैं, तभी तो चुनाव परिणाम आशानुकूल आते हैं। और इसलिए इस बार हमें 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, इसलिए हमारी पूरी टीम प्रबंधन के साथ काम कर रही है, और हमने अपने चुनाव तक के कैलेंडर में हर कार्यक्रम के लिए तारीखें तय की है। कौन सा कार्यक्रम कब होगा, इसकी पूरी तैयारी संगठन ने अपने स्तर पर की है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, सब कार्यक्रम जनता के बीच हमें देखने के लिए मिलेंगे। मैं फिर आऊंगा आशीष जी, मेरे सवाल का उत्तर बाकी रह गया, लेकिन मुझे रविंद्र जी से बात करनी है। और रविंद्र जी, आपसे जानना है कितना डर लग रहा है आपको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दनादन कार्यक्रम कर रही है? आप भोपाल में बैठे हुए केवल इनके कार्यक्रम देख रहे हैं या आप भी कुछ करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। क्या कहते हैं रविंद्र जी? हिमांशु जी, ये जो कैलेंडर तैयार किया है ना, कैलेंडर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक जी बोल कह रहे हैं कि हमने कैलेंडर तैयार कर लिया, तारीखें निश्चित कर ली जी। इनका कैलेंडर जनता ने तैयार कर लिया है जी। मध्य प्रदेश की जनता ने कैलेंडर तैयार कर लिया है, और उसी से घबराए हुए हैं। ये 5-5 जो यात्राएं अलग अलग खेमों में जो बढ़ रही हैं जी। मैं तो कई बार कह रहा था, मैं एक बार नहीं, मैं अनेकों बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ जी। कि मध्य प्रदेश में 5 मुख्य भी सामने आ गया जी। जनता के सामने है, और जनता ये निर्णय लेगी कि इनका जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी का जो 18 साल का रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता ने समझ लिया है कि रिपोर्ट कार्ड देंगे या आशीर्वाद। जी। भाई इनको पहले जनता को बताना पड़ेगा। 15,169 जो घोषणाएं हैं
जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन उठा, उन घोषणाओं का क्या हुआ? जी। दूसरा प्रश्न है, भ्रष्टाचारी पे महाकाल पे जब आवाज उठी, सतपुड़ा भवन में आग लग गई, उस पर कोई बात नहीं की, विधानसभा में कोई चर्चा नहीं की, तो जनता को कोई आज तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आया। तो कम से कम आप बताएंगे ना, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी। बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, महंगाई कहाँ जा रही है? जनता आदरणीय कमलनाथ बीच में रोकता हूं रविंद्र जी, महंगाई को लेकर आज ही हुआ प्रहार है। 200 रुपए सिलेंडर आम उपभोक्ता के लिए और 400 रुपए सिलेंडर उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के लिए सस्ता कर दिया सरकार ने। क्या कहेंगे आप, कैसा ये दाम है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई जी। ये कह रहे हैं कि ये चुनावी हल्ले ही है, जी। चुनावी हल्ले ही डाल करके जनता को आकर्षित करने का ये वोट को हथियाने का तरीका है, और फिर 5 साल वही होगा। जी। भ्रष्टाचारी, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे आदरणीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित है जनता। अभी अंबा में कार्यक्रम हुआ था, 25 तारीख को मैंने कराया जी। और उस कार्यक्रम में 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था अंबा में। जी। तो एक थोड़ी सी आवाज में आम जनता, कोई लाई हुई जनता नहीं थी, जनता स्वेच्छा से आकर के वहां इकट्ठे हुए। इससे साबित होता है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता बहुत कुपित है, बहुत परेशान है। पटवारियों की हड़ताल हो रही, शिक्षकों की हड़ताल हो रही, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल हो रही, तो कौन सा वर्ग ऐसा है जो खुश है? आशीर्वाद लेंगे किससे? किससे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा और लाखों करोड़ रुपए जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का बर्बाद होगा। तो सब बर्बाद कर दिया जाएगा भाई, जनता के खून पसीने की कमाई को, ये कहना है रविंद्र सिंह तोमर जी का। संदीप जी, आपसे जानना चाहता हूं, अगर भाजपा की सरकार इतनी लोकप्रिय, इतने ही मामलों में घिरी हुई, तो पार्टी हिम्मत कैसे कर रही है भाई जनता के बीच जाने की खुलेआम? 210 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, तकरीबन 678 रथ सभाएं, 211 बड़ी सभाएं। थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। जनता इतनी नाराज तो नेता तो घर से ना निकले, ये तो खुद घर घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं संदीप जी? देखिए हिमांशु जी, ये कांग्रेस का अति उत्साह लगता है मुझे जी। ये बात सही है कि जनता में नाराजगी है, इसे नहीं नकारा जा सकता जी। लेकिन इस स्तर की नाराजगी है जैसा तोमर साहब कह रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आता कि वैसी नाराजगी है जी। क्योंकि हम पिछले चुनावों में अगर हम याद करें हिमांशु जी, पढ़ा है हम लोगों ने 77 में क्या हालत थी, 2003 में क्या हालत थी, 2004 में क्या थी, तब जनता का आक्रोश दिखता था। जी। हो सकता है वो दबा हो और कांग्रेस को दिख रहा हो, एक अलग बात है। लेकिन जहां तक बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर भी है। जी। यही कारण है कि बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है और उसके तहत वो एक यात्रा निकाल के 5 यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इन यात्राओं की जिम्मेदारी उन इलाकाई नेताओं पर रहेगी। जी। शिवराज जी जाएंगे जरूर उन सभाओं में, एक दिन आधे दिन के लिए जाएंगे, कभी जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी तक जो फीडबैक है वो नाराजगी का फीडबैक है हिमांशु जी। यही कारण है कि लगातार अमित शाह का दखल मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं की उपस्थिति मध्य प्रदेश में बढ़ रही है और जो भी अब डिजाइन हो रहा है संगठन का, उसमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। आप ये मान के चलिए, अब तक ये होता था कि सरकार और संगठन मिलकर कोई प्लान करती थी, रोड मैप बनाती थी। अब सिर्फ संगठन और दिल्ली से नियुक्त किए गए नेता रोड मैप बनाते और उसी पर अमल भी हो रहा है, जो नजर आ रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय पर टिप्पणी चाहिए संदीप जी, जो आपने आकलन दिया है, ये जो जन आशीर्वाद निकल रहा है यात्रा के संदर्भ में कार्यक्रम, इस बार थोड़ा बदल दिया। पहले पार्टी के स्तर पर जब ये यात्रा निकलती थी या पार्टी या सरकार की जुगलबंदी के साथ यात्रा निकलती थी तो नेता को आशीर्वाद दिलाने की अभिलाषा होती थी। शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद जनता दे और उनके नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकलती थी। इस बार पार्टी ने बदल दिया है, भाई नेता को मत दीजिए, पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। 5 जगह से यात्रा लेकर निकल रहे हैं, पार्टी पर जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखे। क्या कहते हैं संदीप जी, ऐसा ही कुछ है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी कमल के फूल की बात कर रही है जी, वो चेहरे की बात नहीं कर रही। कल नरेंद्र सिंह तोमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे भी पूछा गया सवाल कि क्या शिवराज जी चेहरा होंगे जी। तो उनका एक ही जवाब था कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं अभी,
और बहुत से फैसले हैं जो पार्टी का संसदीय बोर्ड लेता है, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। हमारी सीमाएं तय हैं और जो फैसला होना है वहां से होना है। इसका संकेत साफ है। और हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में आप चैनल पे हैं तो आप विज्ञापन भी देख रहे होंगे कि जो भी विज्ञापन चाहे अखबार में आ रहे हो चाहे टीवी पे आ रहे हो, उसमें शिवराज जी से ज्यादा समय नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और चेहरा भी बड़ा उनका है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाने वाला है मध्य प्रदेश का। भाई आशीर्वाद के लिए भावनाएं बदल गई। आशीष जी, आशीष चाहिए पर व्यक्ति को नहीं, पार्टी को चाहिए। इसमें आशीष भाई क्या कहेंगे? ये आशीष की अभिलाषा में बदलाव, कुछ कहिए ना आशीष जी, क्या हो गया था? हिमांशु जी, पार्टी भी व्यक्तियों का समूह ही होता है जी, और जो नेतृत्व करता है वो भी पार्टी का चेहरा ही होता है जी। आप इन सब चीजों में मत जाइए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी पूरे सामूहिक नेतृत्व के तौर पर इस चुनाव को लड़ रही है। शिवराज जी के 4 कार्यकाल में जो काम मध्य प्रदेश में विकास की विभिन्न योजनाओं का चला है, उसको उपलब्धि के रूप में हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। समाज के हर वर्ग की कल्याण की योजनाएं हमने जो चलाई है, उसका लाभ किस तरह लोगों को मिल रहा है, यह आने वाले चुनाव में हमें देखने के लिए मिलेगा ही। और मध्य प्रदेश की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति अगाध विश्वास है। ये सरकार जो कहती है वो करती है। और अब कांग्रेस धीरे धीरे बहुत बैकफुट पर जाती चली जा रही है। आप देखिएगा, जहां जहां हमने तो विकास यात्रा की, इन्होंने विकास यात्रा के बारे में कहा कि विकास यात्रा में जनता गांव में घुसने नहीं देगी, लेकिन इतनी अच्छी विकास यात्रा पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी हुई। और अभी भी लगातार कार्यक्रम जनता के बीच हमारे चल रहे हैं। इसलिए जनता का आशीर्वाद इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। और 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि हमने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने की जो श्रृंखला 2003 से चालू की थी, 2023 तक उसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आज ये मेरा सवाल है इस बात को लेकर, जिसने इतना बेहतर काम किया, जिसके नेतृत्व में इतना बेहतर काम हुआ, उसको इतना पीछे क्यों कर दिया? नहीं है, कोई पीछे नहीं है। शिवराज जी हमारे नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जी। लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। अरे आशीष जी, आप तो कितने समय से राजनीति में हैं। देखो आप 2008 में कैसे बोलते थे, फिर शिवराज सरकार, 2013 में भी कैसे दहाड़ते थे आशीष भाई आप, फिर शिवराज सरकार, 2018 में भी कितनी दमदारी से कहा करते थे, फिर शिवराज सरकार। ये क्या हो गया 2023 में? फिर भाजपा सरकार, फिर भाजपा सरकार। ये शिवराज सरकार का क्या हुआ? बिल्कुल मेरी बात मानकर चलिएगा, शिवराज जी की सरकार पुनः इस मध्य प्रदेश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बनेगी। मतलब हम अमित शाह जी की बात पर और नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात पर एतबार न करें, आशीष शर्मा जी की बात पर एतबार करें। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, तब हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है जी। और मान्यवर नरेंद्र मोदी जी भी विभिन्न चुनाव में विभिन्न प्रदेशों में पहुंचते ही हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा का चुनाव है, उसे एक आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता तक की उपस्थिति इन चुनाव में मिलेगी। हमारे नेतृत्व से हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेती, इसलिए पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता थोड़ा आशीष जी आपकी दमदारी पर और दावेदारी पर बने रहते हैं ना। क्या है कि अमित शाह जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि फिर भाजपा सरकार बनेगी। उनसे सीधा सवाल था फिर शिवराज सरकार बनेगी, उन्होंने खारिज कर दिया, बोले नहीं फिर भाजपा सरकार बनेगी। अभी संदीप पौराणिक ने भी आपके सामने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा फिर भाजपा की सरकार बनेगी, पर आशीष जी ने कहा भूल जाओ फिर शिवराज सरकार बनेगी। तो एक मासूम सा सवाल है हमारा, किस पर भरोसा करें? अमित शाह जी की बात पर, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात पर, या आशीष शर्मा जी की बात पर? देखिए, जो कांग्रेस या विपक्ष जिस तरह की शैली में बात करते हैं, उस तरह से आप मत कीजिएगा। ये मीडिया कुछ भी कयास लगाती रहे, सरकार तो भाजपा की है, सरकार भाजपा की ही इस मध्य प्रदेश में बनेगी। तो अब आशीष जी भी बोल रहे हैं फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो मैं वापस आता हूं रविंद्र जी, इस रणनीति का मुकाबला कैसे करेंगे? आप शिवराज जी को निशाने पर ले रहे थे, भाजपा ने तुरुप की चाल चल दी, भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व ला दिया, एक की जगह 5-5 यात्राएं कर दी, 5-5 नेताओं जिनके भरोसे पर आपको उम्मीद थी कि इनके द्वंद्व से आपका काम बनेगा,
वो सब पार्टी की जड़ों को सींचने के लिए लग गए, ना कि मठा डालने के लिए। आपका काम कितना मुश्किल हो गया भाई? मैं हेमंत जी कर्नाटक में क्या हो रहा था जी? कर्नाटक में मठा डालने में कोई कसर छोड़ी क्या जी? कोई कमी छोड़ी? तो उसका जवाब किसने दिया कर्नाटक में? जी? कर्नाटक में केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कमी छोड़ी क्या? जी? अमित शाह जी ने कोई कमी छोड़ी क्या? जी? मोदी जी ने कोई कमी छोड़ी क्या? जी? या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में एक एक व्यक्ति, सारे मिनिस्टर वहां लगे रहे, पर जनता ने मैंडेट किसको दिया? जी? रिजल्ट क्या आया? वही स्थिति मध्य प्रदेश में आएगी। इसलिए आएगी। मैं अति उत्साह, संदीप जी कह रहे थे कि हम अति उत्साह में हम नहीं है जी? हम अति उत्साह में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी तो बहुत गंभीर हैं, बहुत धीरज वाले व्यक्ति हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि आप कांग्रेस का साथ मत दो, भाजपा का साथ मत दो, लेकिन सच्चाई का साथ दो। जनता से हर मीटिंग में ये बात कहते हैं। तो इतना गंभीर व्यक्तित्व जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी का हर नेता घबराया हुआ है मध्य प्रदेश में। और आप कह रहे, अब मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ गया है। और आपका कौन सा चेहरा सामने आया है भाई? आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता अजीज कुरैशी वो इस बात पर धिक्कार रहे हैं कि कांग्रेस के नेता गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय बोलते हैं, कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी की स्तुति गाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे की स्थितियों पर। अब ऐसे विरोधों में उलझी हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चित्रकूट से निकलने वाली यात्रा, महाकाल के दरवाजे से निकलने वाली यात्राओं का मुकाबला कैसे करेगी रविंद्र जी? सवाल है ना। धर्म के नाम पर भी 856 क्या जनता नहीं देख रही है जी? 15,169 घोषणाएं। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी वाली बात कर रहा हूँ। 15,169 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने की जी। और वो उन 15,169 घोषणाएं झूठी है। उन घोषणाओं का किया हुआ, जरा एक बात का जवाब दो मेरी का। अच्छा रविंद्र जी, एक बात का जवाब आप दो। आपने मुद्दे तो सारे उठाए। जब जनता के स्तर पर व्यक्ति अलोकप्रिय होता है या पार्टी की अलोकप्रियता होती है या पार्टी को लगता है कि जनता हमसे नाराज है, तो लोग उस दरवाजे से गुजरने से बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उल्टा काम कर रही है। अभी शिवराज जी गांव-गांव घूम लिए विकास पर्व में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5, 7-7 हजार लोगों की मौजूदगी के सम्मेलन कर लिए और अब 210 विधानसभाओं में घूमने का कार्यक्रम है। अगर जनता इतनी नाराज है तो ये यात्रा निकलेगी कैसे? कि सारे संभागों में शिवराज सिंह जी ने इन्वेस्टर मीट की। हालांकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टर आकर्षित नहीं हुआ मध्य प्रदेश तरफ, लेकिन चंबल संभाग में कोई इन्वेस्टर मीट किया शिवराज सिंह जी ने 20 साल में? मैं पूछ रहा हूँ। चंबल में लाखों नौजवान सीमा पर शहीद हो गए भारत मां की सुरक्षा में। हमारे यहाँ हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। चंबल, आसन, कुआरी और सिंध के बिहारों में क्या वहाँ इन्वेस्टर मीट नहीं हो सकती? वहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते? तो चंबल के लोगों को तो केवल एक बात कह के खत्म कर दिया जाता है कि चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं। मैंने विधानसभा में कहा कि चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ है। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले लोग हैं, बागी हुए हैं। तो बागू और डाकू बदमाश में अंतर है। इनको जब यही पता नहीं है किसका कैसे क्या कहना है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब जनता सब कुछ समझती है मानसू जी। जनता देख रही है, परिवर्तन डे बाई डे हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सब एक एक व्यक्ति एक एक चीज पे नजर रखता है। हर व्यक्ति समझदार है। और जो आप वायदे किए थे, ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बार बार ये कह रही थी महंगाई बहुत हो गई। अब भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? धर्म के नाम पर भी महाकाल लोक में क्या घोटाला नहीं हुआ, उस पर जवाब नहीं दिया सरकार ने। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कथनी और करनी में सीधा सीधा अंतर है। यही बात है कि जनता के चहन में बैठ गई है और वो तय हो गया है कि 2023 में इसका जवाब मिलेगा। तो जवाब मिलेगा। रविंद्र जी का तो सीधा कहना है जन आशीर्वाद की यात्रा भले ही निकाल लें, जनादेश हमें मिलेगा। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए संदीप पौराणिक जी आपके पास आता हूं। बीच में ये खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों पे थी कि कांग्रेस के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी इसलिए कठिन दौर से गुजर रही है कि उसके अपने नेताओं में नाराजगी है, वरिष्ठ में क्षुब्धता है, गुस्सा है, दुख है, नाराजगी है। क्या आपको लगता है ये जन आशीर्वाद यात्रा के स्वरूप के माध्यम से वो गुस्सा, वो दुख
वो क्षोभ, वो नाराजगी खत्म कर लेगी नेताओं की, और ऐसे बहाने जनता को भी मना लेगी। देखिए हिमांशु जी, पिछले 2 महीने की स्थितियों पर हम गौर करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की काम करने की शैली बदली है, रणनीति बदली है। अमित शाह के मध्य प्रदेश में दखल देने के बाद, या यूं कहें कि रुचि लेने के बाद, ना तो किसी नेता का ये साहस बन पा रहा है कि वो कुछ बोल पाए, या उसमें ये साहस नहीं दिख रहा है कि वो विरोध कर पाए खुल के। जहां तक आपने जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, स्वाभाविक सी बात है, पार्टी उन नेताओं तक जन आशीर्वाद यात्रा से पहले ही पहुंच रही है जिनमें नाराजगी है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के मंच पर वे तमाम लोग नजर भी आए जिन्हें असंतुष्ट कहा जा रहा है या जिनके अंदर असंतोष है। अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हुई तो जन आशीर्वाद यात्रा सफल होती नजर आएगी, और अगर वही था जो पहले होता रहा है, असंतोष, बयानबाजी, बगावत, तो मुझे लगता है कि वो असर नहीं दिखेगा जिसकी बीजेपी जिसकी उम्मीद करे। तो हम कुल मिलाकर बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो जन आशीर्वाद यात्रा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 2023 में जनादेश पाने की कवायद का हिस्सा है। इस जन आशीर्वाद के माध्यम से न केवल जनता को लुभाने की कोशिश होनी है, बल्कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मनाने की भी कोशिश होनी है। क्या भाजपा की ये कोशिश सफल हो पाएगी, और व्यक्ति से परे जाकर संगठन को महत्व देने की जो कवायद पिछले 2 महीने से चल रही है, उसका प्रतिफल इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से देखने को मिलेगा, जानना दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।